नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते समय क्या रो देंगे, क्या भावनात्मक अपील करके चुनाव जीतना चाहेंगे, क्या छद्म राष्ट्रवाद जैसा कि 2019 में पुलवामा कांड करके चुनाव जीते थे, कुछ वैसा ही फिर से कुछ करने वाले हैं? बहुत सी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं हैं। इनकी अलग छवि है। अपनी छवि को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दुश्मन की छवि, जी हाँ, विपक्ष को दुश्मन समझते हैं और दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। दुश्मन की छवि को बिगाड़ने के लिए भी किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो हताश बदहवास हैं 2 चरण के चुनाव से, पहले चरण और दूसरे चरण में जनता नहीं निकल रही है पिछले चुनाव की तरह वोट देने के लिए, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदहवास हो गए हैं, हैरान हो गए हैं, बौखला गए हैं। और अभी देखते रहिए, राहुल गांधी का कहना है, अभी देखते रहिए, वोट पाने के लिए नरेंद्र मोदी के आंसू भी निकल आएंगे। अगर आंसू निकलेंगे तो वो घड़ियाली आंसू होंगे या वास्तविक आंसू होंगे, वह तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की रोने की छवि भी पहले देखी जा चुकी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनकर के आए थे, तो याद कीजिए, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रोए थे सार्वजनिक रूप से टीवी चैनलों के स्क्रीन पर। और उन्होंने कहा था कि मेरी मां ने किस तरह से पड़ोस के घरों में, आसपास के घरों में झाड़ू पोंछा लगा करके मुझे पाला पोसा है और मां के आशीर्वाद से ही आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री पद तक। इसी तरह से कई अन्य मौकों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए हैं, वोट पाने के लिए कभी, और कभी शोहरत पाने के लिए, कभी अपनी छवि को चमकाने के लिए, और कभी दुश्मन यानी विपक्ष की छवि को बिगाड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हर कोई अपनी छवि को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई भी नेता, कोई भी व्यापारी, कोई भी छात्र, कोई भी समाज का तबका अपनी छवि को चमकाना चाहता है, भविष्य संवारना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन वह दूसरों की छवि का भी सम्मान करता है, दूसरों की छवि को बिगाड़ता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मूल मंत्र आज तक नहीं पता चल सका है। 74 साल की उम्र होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बनाए, अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन की छवि, विपक्ष की छवि, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, विपक्ष की छवि को जिस तरह से बिगाड़ने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं, झूठे बयान देते हैं, जिस पर कि इस देश की जनता भी नहीं विश्वास करना चाहती है, ऐसे ऐसे बयान ढूंढ करके लाते हैं जब प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह के ध्रुवीकरण पर न तो मुसलमान क्रुद्ध होते हैं और न हिंदू क्रुद्ध होते हैं। मुसलमान भी संयम बरतते हैं, हिंदू भी संयम बरतते हैं, और ये जो चाहते हैं कि बीच की दरार बड़ी हो जाए,
सांप्रदायिक विभाजन हो जाए और हिंदू पक्ष आकर के हमें भारी मतों से जिताए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा पहले होता था। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा शुरू से रहा है सांप्रदायिकता का, आज से नहीं है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल को। उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां मर्ज होकर के जनता पार्टी बनी थी। उसके पहले भी जनसंघ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं, अपने को विश्व गुरु कहते हैं, और उनकी कथनी और करनी ऐसी होती है जो चौंकाने वाली होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोल रहे हैं, उससे तो वोट पा सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं, शपथ भी ले सकते हैं, बड़े बड़े फैसले भी ले सकते हैं, बड़ा धमाका भी कर सकते हैं, संविधान भी खत्म कर सकते हैं, लोकतंत्र भी खत्म कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में जो विष वमन करेंगे, क्या वो दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता आगे नहीं बढ़ेगी? हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु धर्म है, मुस्लिम धर्म भी सहिष्णु धर्म है, लेकिन भड़काऊ भाषण दे करके कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं, कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को भड़का करके अगर समाज में, देश में आग लगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रोशित हो जाएंगे, रौद्र रूप धारण कर लेंगे, जरूरत पड़ने पर रोने लगेंगे, भावनात्मक अपील करने लगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस देश की साझा संस्कृति को समझ नहीं सके हैं, सर्वधर्म समभाव को समझ नहीं सके हैं। अगर समझे होते तो इस देश की समरसता को, इस देश के आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार सौहार्द को बनाए रखते, उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव के दौरान जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि शाह, योगी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, इससे समाज में कटुता पैदा हो रही है। समाज में जो आपसी भाईचारा है वह खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि सर्वधर्म समभाव जो हमारे देश की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, मर्यादा रही है, उस मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी भगवा टीम। आरएसएस के बारे में कहा जा रहा है कि आरएसएस खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार साथ नहीं दे रहा है। उसके प्रचारक जमीनी स्तर पर पहले जैसा काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी और कभी रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, कभी विषवमन करते हैं, कभी भावनात्मक अपील करते हैं, तो कभी रोनी सूरत बना देते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करने पर, कौन सा फार्मूला लागू करने पर इस देश के सेंटीमेंट को बदला जा सकता है, इस देश के को भावनात्मक अपील कौन सी छू जाएगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ ले सकेंगे, यह बात उन्हें पता है। और वह नैतिकता अनैतिकता, सही गलत का विचार किए बगैर उस
मुद्दे पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें सूट करता है, और जब विध्वंसकारी मुद्दे होते हैं तो उस पर पूरे देश को सोचना पड़ता है कि ऐसे मुद्दों पर आखिर प्रधानमंत्री क्यों चल रहे हैं। लोग हतप्रभ हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस पार्टी आएगी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले या घुसपैठियों को सारे अधिकार दे देगी, ओबीसी के सारे अधिकार छीन करके घुसपैठियों को दे देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के बारे में उनकी सोच भी देख लीजिए कि कांग्रेस उनके बारे में क्या सोचती है, जबकि दूर दूर तक नाता नहीं है ऐसा सोचने का कांग्रेस ने इस देश में 77 सालों में 55 साल तक राज किया। कई प्रधानमंत्री उसके आए और गए हैं, कुछ प्रधानमंत्री तो इस देश के लिए शहीद भी हुए हैं, अपना खून भी न्यौछावर किए हैं इस देश की एकता के लिए, इस देश के सांस्कृतिक विकास के लिए और इस देश के ऊपर आए हुए आसन्न संकटों से निपटने के लिए। आपको बता दें कि अभी प्रियंका गांधी ने एक नया खुलासा किया है कि इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र भी बेच दिया था उस समय, जिस समय बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी, पैसों की व्यवस्था करनी थी, इसलिए उन्होंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था। और प्रियंका ने यहाँ तक भी कहा कि उनकी माँ ने भी अपना मंगलसूत्र खोया है। मंगलसूत्र खोने का मतलब कि अपने पति राजीव गांधी को खोया है इस देश के लिए, शहीद हुए हैं राजीव गांधी इस देश के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलसूत्र की बात करके इस देश के महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें डरवाना चाहते हैं कि मुस्लिम आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन करके अपनी महिलाओं को दे देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। महिलाएं इस पर मखौल उड़ा रही हैं, हंसी उड़ा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि आज तक कभी भी मंगलसूत्र नहीं छीना गया कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस के बारे में ऐसी बातें सोचना भी, प्रधानमंत्री के मुख से ऐसी बातें होना भी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, चुनाव आयोग के हिदायतों को नज़रअंदाज कर ही रहे हैं, साथ ही इस देश में और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अधिक बच्चा पैदा करने वाले कब्जा कर लेंगे पूरे देश पर, हिंदुत्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों से संग्राम करो। संग्राम करने की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा ही अर्थ निकलता है कि मुस्लिम इस देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, आतंकवादी तो पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं सारे मुसलमान, और अब घुसपैठिया और पता नहीं क्या क्या उन्हें तमगे दिए जा रहे हैं, और किसी और के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक्सरे मशीन राहुल गांधी विदेश से खरीद करके लाए हैं, आपको एक्सरे करके आपकी सारी संपत्ति को छीन लेंगे और उस संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे। मुसलमानों का नाम नहीं लेते, कहते हैं कि अपने वोट बैंक को बांट देंगे, ओबीसी की संपत्ति और उसे अपने वोट बैंक मतलब मुसलमानों के बीच बांट देंगे। इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं कर्नाटक का कि वहाँ पर 32% पिछड़ों का आरक्षण में हिस्सा दे दिया मुसलमानों को। अगर मुसलमान भी पिछड़े हैं, पिछड़े समाज, हिंदू तो पिछड़े हैं ही, क्या मुस्लिम समाज के लोग पिछड़े नहीं हैं? और पिछड़ों में उन्हें अगर शामिल कर लिया गया और एक वाजिब हिस्सा उन्हें दे दिया गया तो इसमें कौन सा गुनाह हुआ है? पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए ही समानता का अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में, और उसे लागू करने के लिए अगर कोई सरकार
कोशिश करती है कि हर पिछड़ी जात के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम कनेक्शन ढूंढ लेते हैं और हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, हिंदुओं के सेंटीमेंट को उभारने के लिए बात करने लगते हैं, जहर घोलने लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी ने किस एक्सरे की बात की थी। उन्होंने कहा था, अभी भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे और एक्सरे करेंगे भी, कि इस देश के ओबीसी की गणना आज तक नहीं हुई है। एससी और एसटी की गणना हुई है। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर हर 10वें साल जनगणना की जाती है, उसमें एससी एसटी की गणना की जाती है और उन्हें उनका वाजिब अधिकार दिया भी जाता है। लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं की जाती है। इसकी जनगणना के लिए इसी को एक्सरे कहा है कि जब तक एक्सरे नहीं होगा, मर्ज की पहचान नहीं होगी कि शरीर में कौन सी बीमारी है या शरीर का कौन सा अंग टूटा है, कौन सा अंग कमजोर है, जब तक एक्सरे नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगी, तब तक समाज के अंदर, पिछड़े समाज के अंदर कितनी कमियां हैं, कितना पिछड़ापन है, कैसी सामाजिक स्थिति है, उसका पता नहीं चलेगा। इसके लिए जनगणना यानी एक्सरे जरूरी है। हिंदू महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, सभी धर्म की महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम समाज के हर परिवार का एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराने का मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक स्तर पर उनकी पहचान करेंगे कि कौन कितना सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन कितना आर्थिक रूप से पिछड़ा है, किसके पास नौकरी है, किसके पास नौकरी नहीं है, किसकी कैसी स्थिति है। इसकी जानकारी एक्सरे और सोशियो इकोनॉमिक जनगणना पर ही हो सकती है। अब इसको भी प्रधानमंत्री ने इस ढंग से उठाया कि आपके संपत्ति की एक्सरे करा करके, उसकी जांच करा करके अपने वोट बैंक को सौंप देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया के लोग। ऐसी मानसिकता, ऐसी छिछले स्तर की राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता इस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में। लेकिन जो नहीं सोचा जाता वही होता है और हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वोट पाने के लिए कवायद कर रहे हैं, इस पर पूरे देश की नज़र है और पूरे देश के बुद्धिजीवी, समाज के लोग, युवक, वृद्ध, महिला, सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झूठे और जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जो बात सच है उसे तो कहना ही होगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, भगवा गैंग को बुरा लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से कह रहे हैं और जिस ढंग से हेट स्पीच कर रहे हैं, जिस ढंग से चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे चुनाव आयोग भी व्यथित है और इनके खिलाफ सम्मन भी जारी कर रहा है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके नाम चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो गुनाह कर रहा है उसके नाम फतवा जारी किया जाए या उसके नाम सम्मन जारी किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, मुकदमा दर्ज कराया जाए। नहीं हिम्मत है। इसीलिए जेपी नड्डा के पास सम्मन भेजा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि पत्र भेजा जाता है, और जेपी नड्डा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और भेजे जाने के 2 घंटे बाद फिर से वही हेट स्पीच जो मैंने अभी आपको बताया, फिर से दूसरे जगह जा कर के दूसरी रैलियों में शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, रोने से लेकर के छद्म तौर तरीकों तक, इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करने तक, इस देश से भाईचारा और आपसी सौहार्द खत्म करने तक,
इस देश के सर्वधर्म समभाव को खत्म करने तक जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस पर आज 97 करोड़ मतदाताओं की नज़र है। और ये मतदाता सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, साझा संस्कृति को नष्ट विनष्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या इन्हें जिताना सही होगा? सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। इस पर 97 करोड़ मतदाताओं को सोचना चाहिए कि क्या हमारा देश हेट स्पीच से चलेगा, क्या भड़काऊ भाषणों से चलेगा? भड़काऊ भाषणों से देश का विकास होगा? भड़काऊ भाषणों से, गालियों से, जुमलों से, झूठ से हमारा देश विकसित भारत बनेगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सवालों पर प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, वे इस पर मंथन करते हैं नहीं करते हैं। अगर वह अपने गिरेबान में झांक करके सोचेंगे तो जो सवाल हम उठा रहे हैं यही उन्हें भी मिलेंगे अपने अंदर से भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं और राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष के सारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान का खतरा दिखा करके कि अगर तीसरी बार जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मनुस्मृति भी लागू कर देंगे। तो वार दोनों तरफ से हो रहा है और विपक्ष के लोग, राहुल गांधी अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो उसका तो आधार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि हमें 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। लेख लिख करके मिंट अखबार में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार जब कहता है कि संविधान बदला जाना चाहिए और संविधान बदला जाएगा, अब संविधान अप्रासंगिक हो गया है, किसी भी सूरत में इसे हटाना चाहिए, बदलना चाहिए, संविधान रिप्लेस करना चाहिए, दूसरा संविधान लाना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ नहीं जाती है? और जब इस देश के सांसद चीख चीख करके कहते हैं, चाहे वो अरुण गोविल हों जो कि राम की भूमिका में रामायण सीरियल में रहे हों, वो कहते हैं कि 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। अनंत हेगड़े कहते हैं, ज्योति मिर्धा कहती हैं, लालू सिंह कहते हैं, पता नहीं कितने सांसद ऐसी भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संविधान नहीं बदलना चाहते हैं तो इनका मुंह नहीं बंद कर सकते, अपने सांसदों का, इन्हें दंडित नहीं कर सकते हैं, इन्हें पार्टी से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनकी असली मंशा वही है जो इनके सांसद बोल रहे हैं। और इनकी असली मंशा को भांप करके अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा विपक्ष इस देश को अलर्ट कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि सावधान हो जाइए और अगर तीसरी बार मोदी को वोट दोगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, समानता खत्म हो जाएगी, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी, साझा संस्कृति, सहभागिता खत्म हो जाएगी। तो आज चुनाव की घड़ी में यह देश एक ऐसे अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रहा है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कम मतदान हो रहे हैं, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कम वोट पड़ने के बावजूद भी कई बार विपक्ष हार जाता है, सत्ता पक्ष जीत जाता है। ज़्यादा वोट पड़ने के बावजूद कभी सत्ता पक्ष हार जाता है और विपक्ष जीत जाता है। अब यह पता चलेगा 4 जून को कि कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन जिसे राहुल गांधी आसुरी शक्तियां कहते हैं, वो चाहे आरएसएस हो, भगवा गैंग हो, आईटी सेल हो, गोदी मीडिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो, इनको आसुरी शक्तियां कहते हैं राहुल गांधी। और इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं
140 करोड़ देशवासियों को भी ऐसे लोगों को आसुरी शक्ति कहा जाना चाहिए और इनका बायकॉट किया जाना चाहिए, इनके वोट पर चोट किया जाना चाहिए, इन्हें हमेशा हमेशा के लिए दफनाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।